अस्सलाम वालेकुम ऑल। अब आ रही आवाज? ऑल्सो व्हाइट बोर्ड विजिबल है आप लोग के लिए? ओके, so let's start. So far we have learned about poetry genres. In that we have completed drama and poetry. Today we are going to complete two other topics, that is prose and fiction. लिटरेरी जनरल्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें प्रोज फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा। See, first we'll see the definition of prose. Prose is something, कोई भी राइटिंग, बट इट शुड बी इन अ रिटर्न वर्क, ओरली नहीं रहना, रिटर्न वर्क में रहना, और बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करना। अब बेसिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है? मतलब कंप्लीट वर्ड रहना, फ्रेजेस रहना, सेंटेंस, पैराग्राफ्स ऐसे चीज में लिखे हुए रहना, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं रहना, सेंटेंस फॉर्मेशन में मिस्टेक्स नहीं रहना, मतलब प्रॉपर इंग्लिश रहना। अब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? सो प्रोस कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड that is prosa oratio. Prose comes from a Latin word that is prosa oratio, which means straightforward. Clear? So prose was originated from a Latin word prosa oratio, which means straightforward. जैसे कि पोएट्री में बात होती, पोएट अपनी बात को घुमा फिरा के बोलते, वैसा इसमें नहीं होता। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती, जो भी बात है वो पोएट सीधे से अपने टॉपिक पे बात करते। ओके, let's see the history of it. So, the earliest literary prose dates from the 9th century. तो प्रोज जो स्टार्ट हुआ था वो 9th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। लेट्स हैव अ लुक एट इट्स डेफिनेशन। तो डायरेक्ट कॉमन लैंग्वेज, जो भी डायरेक्टली कॉमन लैंग्वेज में बात होती वो प्रोज है। सो जब अपन एक नॉवेल पढ़ रहे हैं या हम एक न्यूज़पेपर या एक टेक्स्ट बुक या फिर कोई भी रीडिंग पढ़ रहे हैं तो वो प्रोज ही है। इसका और एक डेफिनेशन हम अगर देखें तो नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच एंड राइटिंग। कोई भी चीज जिसमें मतलब नेचुरल फ्लो हो, नेचुरली लिखी जाए, जैसे न्यूज़पेपर में एक टॉपिक होता, उसका नेचुरल फ्लो रहता, उसमें कोई सेंटेंस फॉर्मेशन, कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब चीजें मेंशन नहीं की जाती, नेचुरली इसको लिखा जाता। कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता कि इतने लाइंस में ही लिखना, इतने वर्सेस में ही लिखना। सेम कमिंग टू द नॉवेल, नॉवेल में भी कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं रहता, नेचुरल फ्लो रहता। तो प्रोज कोई भी ऐसी चीज है जो राइटिंग में हो, इंग्लिश राइटिंग में हो, और जिसका नेचुरल फ्लो हो, बट इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर करेक्ट हो, और कोई भी मेट्रिक स्ट्रक्चर, जैसे कि पोएट्री में अपन पढ़े थे एम्बिक मीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, ऐसा कुछ भी प्रोज में नहीं रहता। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये इसमें डायरेक्ट स्पीच रहती, इनडायरेक्टली कुछ भी बोला नहीं जाता। जनरली ये पैराग्राफ्स में लिखा जाता। The next characteristic is it is understandable by all.
सारे लोग इसको समझ सकते हैं, इतना सिंपल वर्ड्स में लिखा जाता है। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट्स टाइप्स। तो autobiography, biography, essay, report, newspaper, article, this all are the types of prose. फिक्शनल, अभी प्रोज के 4 मेन टाइप्स हैं। ये ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, एसे, रिपोर्ट, न्यूज़पेपर, आर्टिकल, ये सब तो जर्नल इसके टाइप्स है ही है, लेकिन फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज, देन हीरोइक प्रोज, प्रोज पोएट्री। इस सब के अलावा जो हम शायद एक बार देखना चाहिए वो ये है कि फिक्शनल प्रोज, फिक्शनल प्रोज मतलब इमेजिनेशन में कुछ लिखा जाए, दैट इज फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज में साइंस फिक्शन, रोमांस, माइथ, ये सब चीजें आते हैं। साइंस फिक्शन में जो साइंटिफिकली ऑलरेडी जो प्रूफ हो गया वैसे चीजें जो लिखे जाते हैं प्रूफ्स के साथ, वो आता। नॉन फिक्शन प्रोज का एक जनरा है वो साइंस फिक्शन। देन रोमांस, जो ऑलरेडी लव स्टोरीज थे वो इसमें आ जाते हैं नॉन फिक्शन प्रोज में। माइथ के बारे में भी हम डिटेल में जर्नल क्लास में देखे थे, वो भी नॉन फिक्शन प्रोज कैटेगरी में आ जाता। देन कमिंग टू द हीरोइक प्रोज, कोई भी ऐसे प्रोज राइटिंग जिसमें, वेट अ सेकेंड, या तो कोई भी ऐसे राइटिंग जहां पर हीरो या हीरोइन टाइप कैरेक्टर्स होते, दैट विल कम अंडर हीरोइक प्रोज। कमिंग टुवर्ड्स द प्रोज पोएट्री, ऐसा प्रोज जिसमें पोएट्री के लाइंस कुछ मेंशन किए जाते हैं, दैट कम्स अंडर प्रोज पोएट्री। क्लियर? So that is all about the prose. Coming towards our next topic, that is fiction. You all know what is fiction, right? So, literature in the form of prose that describes imaginary events and people. कोई भी imaginary events, कोई भी imaginary people जब आ जाते, that comes under fiction. तो fiction का एक genre पार्ट हमारे पढ़ने के लिए सिलेबस में दिया गया, that's why we are reading it separately. कोई भी ऐसी चीज जो अनट्रू रहती, जो इंसान इन्वेंट कर देता, दैट इज फिक्शन। जैसे कि थ्रिलर, रोमांस या फिर मैजिकल रियलिज्म, थ्रिलर, रोमांस या मैजिकल रियलिज्म, दिस आर द काइंड्स ऑफ फिक्शन। थ्रिलर, रोमांस एंड मैजिकल रियलिज्म, इन तीनों के बारे में हम सेपरेटली अपनी जर्नल क्लास में ऑलरेडी देखे थे। सो कमिंग टुवर्ड्स द ओरिजिनेशन ऑफ फिक्शन, this is also derived from a Latin word pictus. Latin word pictus, which means to form. So what is forming here? मतलब fiction is formed in the imagination. हमारे imagination में fiction form हो रहा, इसीलिए इसका नाम fiction रखा गया, जो कि एक Latin word pictus से लिया गया। Pictus का मतलब है to form. Let's have a look at the history of it. So fiction was invented in England in the 12th century. Clear? So that is all about fiction. अब fiction में भी
साइंस फिक्शन रहता और जर्नली फिक्शन रहता। तो साइंस फिक्शन जो है, H.G. Wells is the father of science fiction. H.G. Wells is known as the father of science fiction. ये फिक्शन के फादर नहीं है लेकिन साइंस फिक्शन के फादर है। ओके, कंफ्यूज मत हो जाओ, ये साइंस फिक्शन के फादर है। I'll mention it here clearly. जैसे कि थ्रिलर, रोमांस, मैजिकल रियलिज्म है, वैसी साइंस फिक्शन है तो उसके फादर इज H.G. Wells. Let's have a look at some famous writers who are known as the father of particular fields. Sir Walter Scott एक राइटर है। He called Henry Fielding as the father of English novel. Okay, so Henry Fielding is the father of English novel. Shakespeare is the father of, ये आप लोग बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। Christophe Marlowe is the father of tragedy. इन्होंने 4 famous English tragedies लिखे थे। That's why he is considered as the father of English tragedy. जल्दी से बताओ, कल ये जो जॉनरस टॉपिक है, जॉनर टॉपिक, इसमें ही हम पढ़े शेक्सपियर द फादर ऑफ। ठीक है, चलो आई विल गिव यू द ऑप्शंस। पोएट्री, प्रोज, फिक्शन या ड्रामा? राइट, इंग्लिश ड्रामा। शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस पूछ सकता। ईच क्वेश्चन कैरीज यू 2 मार्क्स। मतलब शेक्सपियर इज द फादर ऑफ, या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, तो शेक्सपियर। क्रिस्टोफ मार्लो, हु इज द फादर ऑफ ट्रेजेडी, या फिर क्रिस्टोफ मार्लो इज द फादर ऑफ, बोल के ऑप्शन दे सकता हूँ। तो यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। Geoffrey Chaucer is the father of English poetry. Coming towards the next page, first lady poet is Enheduanna. She is the first lady poet. Then the period of drama is Elizabethan age, is the age of drama. Romantic age is the age of poetry. Victorian age is the age of novels. That was it for today's class. अभी do ask me जो आप लोग के डाउट्स हैं। अभी तक जो टॉपिक हमारा हो गया, इसमें जो डाउट्स हैं विल क्लियर इट ऑल टुडे। उसके बाद कल से हम राइटर्स एंड टेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जनरल्स, मूवमेंट, स्कूल्स और कॉन्सेप्ट्स जो था हमारा आज, ये फर्स्ट पार्ट था जिसमें वी हैव सो फार लर्नड अबाउट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सेक्शंस है, 5 पार्ट्स है। तो पार्ट 1A में हम पढ़े रिनाइसा, रिफॉर्मेशन, मेटाफिजिकल पोएट्री, न्यू क्लासिसिज्म, प्यूरिटिज्म, रिस्टोरेशन, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन एज, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, एक्सप्रेशन, सिंबलिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। देन पार्ट 1B में
स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म, पोस्ट कॉलोनियलिज्म, डायस्पोरा, रेस, जेंडर एंड कास्ट, ये सब देखे थे। उसके बाद इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सर फिलिप सिडनी टू मैथ्यू आर्नोल्ड तक के राइटर्स के बारे में हम देखें। फिर क्रिटिसिज्म, फॉर्मलाइजेशन, टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म, देन लिटरेरी जनरस में प्रोज, पोएट्री, फिक्शन एंड ड्रामा, ये 4 चीजों के बारे में हम देखें। तो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। अभी जो कल से नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके थे, राइटर्स एंड टेक्स्ट। तो आपको 20 राइटर्स एंड उनके 20 टेक्स्ट के बारे में दिया गया है। सो ये सब कॉम्बिनेशन है प्रोज, पोएट्री एंड नॉवेल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पोएट्री, प्ले, नॉवेल मतलब सीरियल वाइज नहीं जाएंगे। आपका सीरियल वाइज ये है कि फर्स्ट क्रिस्टोफ मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस है। तो डॉक्टर फॉस्टस इज अ प्ले, ये प्ले है, मतलब ड्रामा कैटेगरी में आता। नेक्स्ट विलियम शेक्सपियर की जो है हैमलेट, ये भी एक प्ले में आता। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो है प्ले है। थर्ड जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट, वो एक पोएट्री है। देन विलियम वर्ड्सवर्थ का इमोरलिटी ओड, वो भी एक पोएट्री में ही आता। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग का माय लास्ट डचेस, वो भी पोएट्री है। फिर थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी का जो है टेस्ट ऑफ द डिविवर्स, वो एक नॉवेल है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, कंफ्यूजन हो जाता एक पोएट्री एक पोएम। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, मतलब इसमें जितने पोएट्रीज है उसको अलग, देन प्लेस अलग, देन नॉवेल्स अलग, वही हिसाब से अपन अपने क्लास लेकर जाएंगे। तो टोटल वी हैव 20 राइटर्स एंड 20 टेक्स्ट। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट थर्ड अपने को है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लैंग्वेज की, कहाँ से ड्राइव हुआ, एज अ फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, एज अ ग्लोबल लैंग्वेज इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ ग्रामर, डायरेक्ट मेथड, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ये सब है। और इंग्लिश लैंग्वेज को टीच करने का क्या तरीका है, LSRW, वोकैबुलरी, क्लासरूम टेक्निक्स, ये सब अगर आप लोग बीएड करें तो उसमें ये सब पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी। टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। उसके बाद लास्ट टॉपिक अपने को फोनेटिक्स, फोनोलॉजी है। देन फोर्थ वाला जो टॉपिक है लिटरेरी एंड कॉम्प्रहेंशन, वो हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं, बिकॉज दैट नथिंग, एक टेक्स्ट दे देता आप लोग को, उसमें से क्वेश्चंस देता, वही टेक्स्ट में उसके आंसर्स रहते, उसके आंसर्स अपने को देखना रहता। तो उसमें में कुछ पढ़ाए जैसा नहीं है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस हम कर सकते। तो हम ऐसा कर सकते कि सैटरडे संडे नहीं ले रहे ना क्लासेस, तो एवरी सैटरडे या संडे दोनों में से कोई एक दिन आई विल पोस्ट यू अ पैराग्राफ और उसके क्वेश्चंस, या फिर वो जर्नल जो ग्रुप है उसमें ऐसा कर सकते हैं हम, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाती है। डू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट। तो ये आप लोग का फोर्थ वाला जो पार्ट है लिटरेरी कॉम्प्रहेंशन, जिसमें से पोएट्री, प्रोज कॉम्प्रहेंशन देता, मतलब पोएट्री एंड प्रोज से आप लोग को क्वेश्चंस देता, एक पोएम दे सकता हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती मालूम, एंटोनिम पूछता, सिनोनिम पूछता, ऑपोजिट वर्ड पूछता। तो ये सब चीजें आप लोग को मालूम रहना पूछता, यस मीनिंग्स पूछ लेता। तो या फिर यही चीजें रहते जो टेक्स्ट के अलावा आप लोग को रहते। अदरवाइज आपको अगर 5 क्वेश्चंस दे रहा उसमें से, तो ये याद रखो ईच क्वेश्चन कैरीज यू 2 मार्क्स हियर। यस, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सब पूछता आप लोग को। तो ये सब एक बार हमारी क्लास हो के बाद हम एक बार एंटोनिम किसको बोलते हैं, सिनोनिम, क्योंकि मोस्टली क्या होता है मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बाद कंफ्यूजन हो जाता है, अच्छा एंटोनिम ऑपोजिट को बोलते क्या, सिनोनिम सिमिलर को बोलते क्या, ऐसा हो जाता है आप लोग का माइंड। तो एक बार देख लेंगे इंशाल्लाह। नहीं है किसी को कुछ भी डाउट्स? आई थॉट आप लोग बहुत डाउट्स पूछेंगे आज।
ऐसा भी कर सकते हैं, रिवाइज करके आप लोग डाउट्स पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। अपन जो एजेस पढ़े, रिनायसा से पहले, रिनायसा जो है 1500 to 1600 स्टार्ट हुआ था। इससे पहले, रिनायसा से पहले दो एजेस और है। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 to 450, ये एज को क्या बोलते बताओ मेरे को। उसके बाद 476 to 14th सेंचुरी, ये एज को क्या बोलते हैं? राइट, डार्क एज। उसके बाद 476 to 14th सेंचुरी की जो एज थी, वो एज को क्या बोलते हैं? मिडिल एज। तो ये रिनायसा से जितने भी एजेस हम पढ़े, जैसा कि रिनायसा, विक्टोरियन एज, एलिजाबेथन एज, रिफॉर्मेशन, प्यूरिटिज्म, ये सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं? लिटरेरी, यस, लिटरेचर में तो ऑब्वियसली आते ही आते, लेकिन जैसा इसका नाम है डार्क एज, इसका नाम है मिडिल एज, इस ये भी एज का कुछ नाम होगा ना? ओके, so this is known as modern period, early modern age, early modern period। हिस्टोरियन एज नहीं, अर्ली मॉडर्न पीरियड बोलते हैं इसको। तो अब ये अर्ली मॉडर्न पीरियड जो है, वो भी जो है थ्री इसमें पीक्स पे डिवाइड हुआ था, पढ़े थे अपन। 13 to 14th सेंचुरी अर्ली रिनायसा था, देन 15th सेंचुरी में रिनायसा पीक पे था, तो हाई रिनायसा बोलते हैं। देन लेट रिनायसा 16th सेंचुरी। ऐसा रिवाइज कर लो अब। और आप लोग जो नोट्स बनाए ना, सैटरडे संडे जो अपन क्लास नहीं ले रही, वो टाइम यूटिलाइज करो। सेम 5 to 6 बैठ जाओ, थोड़ा सा आपका पेपर 1 का भी रिवीजन करो, पेपर 2 का भी रिवीजन करो। इम्पोर्टेंट है, अपन पढ़ के फिर भूल जाते हैं ऑब्वियसली। रिवाइज करने के लिए अपने पास रिकॉर्डिंग्स तो है ही है, लेकिन आपके खुद के रनिंग नोट्स आपको सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। तो कौन सी एज कौन सी थी, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आपको फॉर 2 मार्क्स आ सकता। और हम जो एजेस पढ़े, हर एज में हम दो चीजें देखें। एक तो लिटरेचर देखे हम, मतलब उस टाइम, जैसा कि अगर विक्टोरियन एज की मैं बात करूं, तो विक्टोरियन एज की हिस्ट्री क्या थी, उस टाइम पे कौन से किंग्स थे, मतलब मोनार्च में क्या चल रहा था, कौन से किंग उस टाइम थे, क्या रूलिंग चल रहा था, वो भी देखे। प्लस हम साथ में लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू भी देखे कि कौन से पोएट्रीज थे, कौन से राइटर्स उस टाइम थे, कौन से फेमस राइटिंग्स थे। तो इस सबके फेयर नोट्स आप लोग बना लो तो अच्छा रहता। लिरिकल बैलेट पढ़े थे हम, वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज ने मिलके बनाई थी।
कितने पोएम्स थे उसमें, मतलब टोटल कितने पोएम्स थे लिरिकल बैलेड में? नहीं, 17 तो नहीं थे। सोचिए, हम ऑलरेडी पढ़ लिए ये। या 23 पोएम्स थे टोटल, जिसमें से 19 poems was written by Wordsworth and 4 poems were written by S.T. Coleridge. So 19 plus 4 is 23. और ये भी था कि लिरिकल बैलेड जब मतलब पब्लिश हुई तो कौन सा एरा स्टार्ट हुआ था? लिरिकल बैलेड के पब्लिश होते ही कौन सा एरा स्टार्ट हुआ था? नो, बहुत बार पढ़े अपन इसको, एक बार भी नहीं, रिपीट करते 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 याद होना चाहिए था अभी तक आप लोग को। यस, रोमांटिक एरा, रोमांटिक एरा स्टार्ट हुआ था। लिरिकल बैलेड जब पब्लिश हुई तो रोमांटिक एरा स्टार्ट हुआ था। ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश एम्पायर की हिस्ट्री में, हु वाज द लार्जेस्ट रूलिंग मोनार्च क्वीन कौन थे? क्वीन विक्टोरिया। यस, क्वीन विक्टोरिया हमारी बुक के हिसाब से, लेकिन ये बुक पब्लिश होने से पहले रिसेंटली द क्वीन डाइड ना, शी वॉज द लार्जेस्ट रूलिंग मोनार्च। क्वीन विक्टोरिया जो है सेकेंड पोजीशन पे आ गए अब। तो अभी शायद अगर ये क्वेश्चन पूछ सकता, बिकॉज अपने एग्जाम से थोड़े टाइम पहले मतलब हुआ ना वो क्वीन का डेथ, तो शायद ये क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता, मेरे को लग रहा कि तो क्वीन विक्टोरिया अगर ऑप्शन में दिया तो अभी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है क्वीन विक्टोरिया, अभी सेकेंड पोजीशन पे है। तो शी रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 1837 to 1901, 63 years and 7 months। क्वीन एलिजाबेथ टू इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओके, एंड शी रिसेंटली डाइड, क्वीन एलिजाबेथ टू। तो जो लार्जेस्ट अगर रूलिंग मोनार्च पूछा गया तो क्वीन एलिजाबेथ टू है। सेकेंड लार्जेस्ट मोनार्च जो रूलिंग है वो क्वीन विक्टोरिया है। ओके, कीप इन माइंड, ये क्वेश्चन आ सकता शायद। आप लोग को क्वेश्चंस रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए उससे रिलेटेड भी आप लोग को क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ। तो ये भी माइंड में रख के चलना है हमको। सी, अभी आपको ये सारे आंसर्स पता है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा, थोड़ा सोचना पड़ा, माइंड पे स्ट्रेस डालना पड़ा। अगर रिवीजन कंटिन्यूस हम करते रहे तो ये नहीं होगा। इंशाल्लाह रिवीजन के लिए टाइम बचेगा अपने को, लेकिन स्टिल आई वांट यू ऑल टू पुट सम एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। Okay, so we'll end up the class here. Thank you all for giving your precious time.